बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। अगर तो आप सब लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस प्लेटफॉर्म पे अभी आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी जगह से आप मैस कम्युनिकेशन की स्टडीज़ कर रहे हैं तो ये थ्योरी जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। अगर तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से भी क्वेश्चन जो है, इसमें से भी एमसीक्यूज उठाए जाते हैं और इसमें से भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। तो आते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि नॉलेज गैप थ्योरी एक्चुअली है क्या। जो नॉलेज गैप थ्योरी है, इसके नाम से ही जाहिर है कि नॉलेज गैप मतलब कि नॉलेज में गैप आ रहा है। और इसका जो टॉपिक है मेन, नॉलेज गैप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाइपोथेसिस वो होता है जो कि रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ जगह से डेटा लेकर उनको टेस्ट किया जाता है और फिर एक राय कायम की जाती है। अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो थ्योरी आगे जाके लॉ बन जाती है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग सिर्फ हाइपोथेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे। इसका मतलब वही कि डिफरेंट जगहों से डेटा इकट्ठा करना और फिर उसके ऊपर रिसर्च के लिए आगे भेज देना, फॉरवर्ड करना। और उस पर बहुत से लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं और वो इत्तेफाक भी किया जा सकता है, वो एक्सेप्ट भी हो सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट जो है, वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। राइट, तो ये जो थ्योरी थी ना, नॉलेज गैप हाइपोथेसिस, ये 3 लोगों ने प्रेजेंट की थी 1970 में। एक जो है, एक का नाम है टेक्नॉर। इनके नेम की प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई इशू है तो सॉरी फॉर दैट। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, जॉर्ज ए डेन्योब। ठीक है, और उसके बाद जो थे प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एंड क्लाराइस जो थे एन ओलियन। ये जो थे ये इन चीज़ों के मतलब कि एक्सपर्टर थे। एक मैथ्स कॉम के एक्सपर्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजिस्ट के एक्सपर्टर हैं। तो इन सब तीनों ने मिलके जो है एक थ्योरी को पेश किया था। इसके मुताबिक ये था कि जो नॉलेज है वो जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ पर डिफरेंट होता है। अगर तो आप सीढ़ी पे खड़े हैं तो नॉलेज गैप जो है, नॉलेज गैप जो है इस तरह से इसकी एग्जांपल ली जा सकती है कि जो सबसे टॉप वाली फर्स्ट वाली सीढ़ी पे खड़ा है वो ज़्यादा उसके तक जो है नॉलेज की एक्सेस जो है वो जल्दी हो जाती है, वो वेल अपडेटेड होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जो कि बॉटम पे खड़ा है, लास्ट पर सीढ़ी पे चला है। एक तो उसके तक जो है नॉलेज लेट आएगा, वो वेल अपडेटेड भी नहीं होगा, वेल इन्फॉर्म्ड भी नहीं होगा। तो दैट्स मीन यहाँ पे क्या है, नॉलेज गैप आ रहा है दोनों पर्सन्स के दरमियान। राइट, अच्छा अब जो है इस थ्योरी में यही बात को डिस्कस किया गया था कि एक हाई फाई सोसाइटी से लोग होते हैं, उनके दरमियान नॉलेज कुछ होता है, वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं, ज़्यादा अपडेटेड होते हैं, वो ज़्यादा अवेयरनेस होती है उनके पास एज़ कम्पेयर टू उस सोसाइटी के जिनके पास इतने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के नहीं होते, सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं इतना होता। तो उनके पास ना तो इतने वो वेल अपडेटेड होते हैं, ना ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे जो है नॉलेज का एक गैप आ रहा है। एक तो उनके अब रीजंस क्या बनती है, इनको हम आगे जाके देख लेते हैं। तो ये थ्योरी जो है इसने अपनी ये जस्टिफिकेशन कायम की थी डिफरेंट लोगों का डेटा लेकर। तो अब जो आगे जाके उन्होंने कायम किए थे अपने, उन्होंने रीजंस बताई थी जिसकी बिहाफ पे उन्होंने ये थ्योरी को पेश किया था, कुछ एविडेंस दिए थे। उन्होंने कहा था कि इसकी रीजन फ्यू रीजंस हैव बीन स्टेटेड ऑफ व्हाई दिस पैटर्न ऑफ गैप एग्जिस्ट। इस तरह का जो गैप है वो एग्जिस्ट क्यों करता है, इसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने जो पॉइंट लिया वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है कि आपके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो ही आप किसी की बात को अंडरस्टैंड कर सकोगे। और किसी की जगह एक बंदा है वो इतना वेल क्वालिफाइड नहीं है और बात लिखी हुई है इंग्लिश में, या कोई बात करने वाला इंग्लिश बोल रहा है, या उसका बैकग्राउंड सोशियो इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक की बातें वो ज़्यादा नहीं समझ पाता, तो उसको उस तक कैसे वो कैसे आपकी बात को, आपके मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे नॉलेज गैप की रीज़न बन रहा है। जो इन्होंने कहा है कि एज अ पर्सन रिसीव मोर एजुकेशन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज एंड हैंस गेदरिंग इंफॉर्मेशन बिकेम ईजियर फॉर हिम। उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना ईजी हो जाता है। एक बंदा है वो अनपढ़ है,
वो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकता, तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकता है, चाहे उसके पास इतने इतने मोटे डाइजेस्ट क्यों नहीं पढ़े, चाहे उसके पास इतने इतने मोटे मैगजीन्स पढ़े हैं, उसके सामने पढ़ी हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो उनको पढ़ ही नहीं पाता, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करना, उसको आता ही नहीं है। चलो एक पढ़ा लिखे बंदे की भी अगर हम एग्जाम्पल ले लें, और एक माशियात पे, इकोनॉमिक पे मुश्तमिल एक आर्टिकल छपा है, एक फीचर छपा है, तो एक वेल क्वालिफाइड बंदा है, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन इस लेवल का स्किल्स नहीं है कि वो जो है टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सके, वो इकोनॉमी की फील्ड से कॉमर्स की फील्ड को अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए भी ये जो है ये गैप का ही रीज़न बनेगा। ठीक हो गया, एक हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं जो कि नॉलेज इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है और ईजियर भी हो सकता है, अगर तो हमें कमांड है, अगर हमारा बैकग्राउंड है। उसके बाद आ जाता है कि ना स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है कि ना क्लासरूम टेक्स्ट बुक्स, उसके बाद हमारी आ जाती है डिस्कशन, एजुकेटेड पर्सन इज एक्सपर्ट टू मच मोर टॉपिक्स देन अ लेस एजुकेटेड पर्सन एंड हैंस हिज अवेयरनेस इज मोर। ठीक हो गया, एक पर्सन है उसके मुकाबले में ऐसा बंदा जो कि इतना एजुकेटेड नहीं है, उसके पास कम इंफॉर्मेशन होगी एज कम्पेयर टू जो एजुकेटेड पर्सन है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या रेलिवेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रेलिवेंट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप जहाँ पे रह रहे हो वो भी बड़ी चीज़ मैटर करती है। आपको किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस करनी है तो सबसे पहले आप अपने ऑडियंस देखेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर तो उनका बैकग्राउंड उनसे मिलता जुलता है तो क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने में भी अच्छा लगेगा और लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, राइट। ये चीज़ें हो गई आपके सामने। क्या है कि आप अब मेडिकल के एक्सपर्ट होते हैं, उनको जो है जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने वाले का बैकग्राउंड भी मेडिकल से ही रिलेटेड होता है। अगर वो मेडिकल के बच्चे हैं, खड़े हैं, बैठे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल के फर्स्ट पार्ट में क्यों नहीं है, लेकिन उनको पढ़ा रहा है कोई पीएचडी किया ही बंदा, लेकिन उसने पीएचडी इस्लामिक स्टडीज़ में किया, उर्दू स्टडीज़ में किया, तो दैट्स मीन वो उसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। ना तो उनको पढ़ा सकता है, ना ही उनके मैसेज वो कन्वे कर सकता है, ना ही वो लोग इसकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट्स मीन कि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो है वो बैकग्राउंड भी मैटर करता है, और वो जो है एक ही कम्युनिटी, अब जाहिर सी बात है एक क्लास में 10-20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो दैट्स मीन उनका सेम है, उनका अंडरस्टैंड करने का, इंफॉर्मेशन लेने का जो मेंटल लेवल है वो सेम है। वो क्या है, ये आपकी रेलिवेंट कम्युनिटी आ जाती है, आप जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रख रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने बताया, इस तरह भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज गैप आ जाता है। अब एक जो बच्चा है वो उसका मेडिकल से बैकग्राउंड है, दूसरे का किसी और से बैकग्राउंड है, तो दैट्स मीन कि दोनों में भी नॉलेज गैप है। सिलेक्टिव एक्सपायर, यहाँ पे भी वही बात हो जाती है कि सिलेक्टिव सी ऑडियंस के लिए सिलेक्टिव चीज़ें होती है हमारे पास। ठीक हो गया, सिलेक्टिव करनी पड़ती है हमें, अपनी टारगेट ऑडियंस करनी पड़ती है। उसके बाद है सिलेक्टिव एक्सपायर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, जो रीजन उन्होंने पेश की थी, वो मीडिया टारगेट मार्केट्स है। तो मीडिया ऐसी ही मार्केट को टारगेट करता है जहाँ पे उनके पास ऑडियंस हो उसकी रेलिवेंट। अगर एक शो है कोई, मतलब कि टॉक शो है, लेकिन वो इकोनॉमिक बेस्ड पे है, सारा का सारा इकोनॉमी के ऊपर है, तो उसको वही लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे जिनका बिजनेस के साथ ताल्लुक़ है, तो वो वहाँ पे ही अपने शो को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ना कि एज़ कम्पेयर टू ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का बैकग्राउंड ही इकोनॉमी से मिलता जुलता ही नहीं है और ज़ीरो बैकग्राउंड है उनका इकोनॉमी का, तो वहाँ पे वो उनका जो टॉक शो है वो भी क्या है, वेस्ट हो जाएगा। उसका सारा जो है टाइम, वो सारा जो कुछ भी है वो वहाँ पे उतना यूज़फुल नहीं होगा जितना कि बिजनेस होल्डर लोगों के लिए वो होगा, यूज़फुल होगा। ठीक है, अब ये है कि वेज ऑफ रिड्यूसिंग, अब हम लोग, इन लोगों ने फिर एक सजेशंस भी दी 1975 में कि हम लोग किस तरह इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, केम अप विद थ्री वेरिएबल्स आफ्टर अ वेरी ऑन लोकल एंड नेशनल इश्यूज़। ठीक है, कुछ लोकल और कुछ नेशनल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने क्या किया था, डेटा इकट्ठा करने के बाद वो कुछ पॉइंट्स पे पहुंचे थे। वो पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि इम्पैक्ट ऑफ लोकल इश्यूज़, अब जो गवर्नमेंट है, जो इम्पैक्ट ऑफ लोकल इश्यूज़, सबसे पहले क्या होता है कि अगर एक बंदा लाहौर में रह रहा है, उसे प्रॉब्लम लाहौर में मौजूद है, तो वो नेशनल इशू पे इतना कंसनट्रेट नहीं करेगा जितना वो लोकल इशू पे करेगा। ठीक है, उसके लिए कराची में क्या हो रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो उसके लिए
लाहौर में क्या हो रहा है, लाहौर का प्रॉब्लम किस तरह, मतलब लाहौर की सड़कों पे कूड़ा करकट है, ठीक है। अब कराची में बत्तियां चल रही हैं, कराची साफ सुथरा शहर है, ये इसके लिए मैटर नहीं करता, ये नेशनल इशू है। लेकिन लाहौर वहाँ वो रह रहा है, ये इसके लिए मैटर करता है। तो दैट्स मीन आप लोकल इश्यूज़ को डिस्कस करोगे, वो ज़्यादा लोग तवज्जो से सुनेंगे। इस तरह कराची वाली न्यूज़ जो है कराची वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, राइट हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नॉलेज गैप को दूर कर सकते हैं कि हम जो लोकल एरिया हैं उनको ज़्यादा अपडेट करें, उनके लोकल एरियाज़ के बारे में एज़ कम्पेयर टू नेशनल लेवल के बारे में। लेवल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है यहाँ पे, किस तरह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट आता है ये हम लोग देख लेते हैं। सराउंडिंग द इशू, जो हमारे सराउंडिंग में इश्यूज हैं, अनटिल अ कम्युनिकेशन break down issues which more perceived conflict trend to gap more attention and making the knowledge gap hypothesis। ठीक हो गया कि किस तरह जो है ये हाइपोथेसिस को वीकन कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है कि लेवल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट सराउंडिंग द इश्यूज, जो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है इश्यूज में, देन वो हमारे पास आ रहा है होमोजेनिटी ऑफ द कम्युनिटी। वो होमोजेनिटी मतलब कि एक कम्युनिटी में रहने वाले उनकी सेम ही प्रॉब्लम है, सेम ही मेंटल लेवल है, सेम ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है, सेम ही इंफॉर्मेशन है, सेम ही अपडेटेड हैं। तो दैट्स मीन क्या होगा कि उनके लिए जो है होमोजीनियस एक ही तरह के टारगेट ऑडियंस को वहाँ पे बात करना, वहाँ पे मैसेज कन्वे करना ज़्यादा आसान होता है। अगर तो हेट्रोजीनियस मतलब कि कोई कहीं से है, किसी का बैकग्राउंड कुछ है, किसी के इश्यूज़ कुछ है, वो दूसरे वक्त जो आपके साथ बैठे है उसका बैकग्राउंड आपसे अपोजिट है, उसके इश्यूज़ कुछ और है, तो इस तरह भी आप नॉलेज गैप को दूर नहीं कर सकते। तो दैट्स मीन उसके लिए होमो के लिए होना भी मतलब कि एक जैसी कम्युनिटी में एक तरह के मैसेज को पहुँचाया जाए। तो ये थी आपकी नॉलेज गैप हाइपोथेसिस थ्योरी थी हमारे पास, जो हम लोगों ने आज डिस्कस की। इन्हें 3 स्कॉलर्स ने पेश किया था, उनके नाम देख लें, डेट कब हुई पेश, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को बेस बना के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें जो डेटा निकला, जो रिजल्ट निकला, किस तरह लोगों ने किस एरिया में किस कॉलोनी में ज़्यादा वोटिंग हुई, किस बेस पे हुई, क्या स्पीच ने इफेक्ट किया था, क्या मीडिया के ऊपर चलने वाले एड्स ने इफेक्ट किया था, किस तरह ऐसा होता है ना, मतलब कि इसके एग्जांपल हम पाकिस्तान से इस वक्त भी ले, 2018 के इलेक्शन में एक जगह पे पीटीआई के वोटर ज़्यादा हैं, एक जगह पे नून लीग के वोटर ज़्यादा है, अब सिंध में पीपीपी के वोटर ज़्यादा है। तो दैट्स मीन वहाँ पे भी नॉलेज गैप आ रहा है कि वहाँ के लोगों को लगता है कि शायद जो पीपीपी है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है, जो लाहौर के लोगों ने लगता है शायद पीएमएलएन कर सकती है, केपीके के लोगों को लगता है शायद इमरान खान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स मीन ये भी एक नॉलेज गैप आ रहा है। इसके ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है कि उन लोगों ने उनका मेंटल लेवल क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या सोच के वोटिंग की, इन लोगों ने क्या सोच के वोटिंग की, इनका क्या बैकग्राउंड था। तो दैट्स मीन ये है होमोजेनेसी आ जाती है इनमें, और ये इनका जो है आ जाता है पॉइंट कि वो किस तरह जो है अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं। क्या टीवी एड्स इफेक्ट करता है इसके ऊपर, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या जो टीवी के ऊपर तीनों पार्टीज ने इलेक्शन कैंपेन चलाई है, आपने 2018 के इलेक्शन कैंपेन्स देखनी है, तीनों पार्टीज की आप देखें, क्या उसने जो है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में अपना जो है अपना असर छोड़ा है, क्या अपना कोई असर रसूख रखा है इन एड्स ने, जो टीवी एड्स चले हैं, या फिर इमरान खान एक नई होप के तौर पे आए हैं सामने, क्या यही लोगों की सोच थी, या फिर नवाज शरीफ को लोगों ने उसकी जो है टीवी एड देख के हमदर्दी की बेस पर के वोट को इज्जत दो इसके ऊपर दिए हैं वोट, या लोगों को लगता था कि शायद सड़कें अच्छी बन रही है, पुल अच्छे बन रहे हैं और ये बनते ही रहें, और जो पीपल पार्टी है क्या उसका जो एड था वो बड़ा अट्रैक्टिव सा था, क्या उसको देख के दिए हैं वोट, या फिर वो सिंध के लोगों को लगता है कि शायद यही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी जो है नॉलेज गैप आ रहा है पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट एरियाज़ में जो है रिज़ल्ट डिफरेंट है। दैट्स मीन कि लोग डिफरेंट तरीक़ों से सोचते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ है, हमारा कुछ है, दूसरों का कुछ है। तो ये भी एक नॉलेज गैप की ही टर्म है। होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर तो कोई पॉइंट आपको लगता है कि मुझे डिस्कस करना चाहिए था, अदरवाइज़ तो मैंने इसे पर्सपेक्टिव से देखा है, तमाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ना अपनी राय से मुझे आगाह करें ताकि मैं इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू सो मच।